हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में। बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई देश की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, कई सारे देशों की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। कई बार आपने देखा होगा इसका एग्जांपल। तो वही चीज़ है, उसके बारे में समझेंगे। इसमें क्या होता है कि देखो, एक तरह से इकोनॉमी की ना ग्रोथ रुक जाती है, उल्टा डिक्लाइन में भी होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। सो एन इकोनॉमिक रिसेशन इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें इकनॉमी की जो मेजर एक्टिविटीज़ है उसमें डिक्लाइन आ जाता है, कम हो जाती हैं वो चीज़ें। द इकनॉमिक दैट लास्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ये चीज़ें लगभग कितने समय तक चल सकती हैं? 6 मंथ्स हो सकती हैं, जैसे कि लगभग 2 क्वार्टर तक चल सकता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ रहता है। और कई बार उससे ज़्यादा भी चल जाता है, कई बार साल भर या 1.5 साल भी चल जाता है। ठीक है। और किसी और चीज़ ने साथ दे दिया, मान लो किसी और कोई नेचुरल क्लाइमेट ही हो गया ऐसा बहुत बड़ा ओवरऑल वर्ल्ड पे, तो वो एक अलग इशू है। ठीक है। बट मेजरली इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसके कारण ही होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज इन जीडीपी। इसको आप समझ सकते हो कि अगर आपकी जीडीपी, किसी देश की जीडीपी या स्टेट की जीडीपी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो समझ लो कि जीडीपी रिसेशन में आ चुकी है, इकोनॉमी रिसेशन में आ चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर्स जो हैं बायर्स हैं, बायर्स कौन है? हम और आप, है ना। किसी चीज़ को हम खरीदना कम कर दिया, मान लो गाड़ी हमने खरीदनी कम कर दी, तो क्या हो गया? ऑटो सेक्टर में रिसेशन आ गया, है ना। ऑटो सेक्टर डाउनफॉल में आ गया है। तो ऐसे ही अलग अलग सेक्टर डाउनफॉल जब होने लगते हैं, जब मेजॉरिटी, किसी भी देश की मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर जो कि उसके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो वहाँ पर कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, तो उसके कारण होता है कि डाउनफॉल आने लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों रीज़न है? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भाई, मान लो नौकरी नहीं है, बंदे के पास पैसा ही नहीं कमा पा रहा है, तो वो खर्च क्या करेगा? खर्च नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। डिक्लाइनिंग इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, एक्सपेंशन नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। तो इससे ओवरऑल एक तरह से इकोनॉमी स्टैग्नेशन हो जाती है एंड माइनस में भी जाने लगती है। कुछ थोड़ा सा बेसिक सा समझ लेते हैं कि रीजंस क्या क्या हैं। जैसे ऑल दो मैंने बता दिया है कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसके कारण ये होता है। रिड्यूस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने बताया, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करना कम कर देता है। अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना या फिर उसकी डिमांड घट जाती है। ठीक है। डिक्रीज़ इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी में, या फिर कोई इनको एक्सपेंशन प्लान रहता है तो उस पर भी वो काम करना बंद कर देते हैं जब वो देखते हैं कि भाई रिसेशन आ हुआ है। या फिर ये भी एक कारण हो जाता है कि रिसेशन इसके कारण भी आ जाता है। हाई इंटरेस्ट रेट, मान लो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है, लोन्स आपको जो मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उस लोन को लेके जब आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे कि जिससे आपको कोई बचत ही नहीं हो पाए, है ना। तो जब ना आप लोन लोगे, ना फिर हाई इंटरेस्ट के कारण आपने लोन नहीं लिया, और ना कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ना कुछ खरीदा नया, तो उससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई। तो उसके कारण भी, जैसे मेंशन है ना, स्लो डाउन इकोनॉमी एक्टिविटी, सो उसके कारण भी हो जाता है ये चीज़। फिर आ जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब मान लो इतना ज़्यादा डेट ले लिया जो भरपाई नहीं कर पाई ओवरऑल देश की इकोनॉमी, या फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस कैन लीड टू अ रिडक्शन इन अवेलेबल क्रेडिट लिक्विडिटी, है ना, इम्पैक्टिंग बिजनेसेस एंड कंज्यूमर एज वेल। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, जैसे रिसेंट में कोविड का एग्जांपल है, कोरोना वायरस जब फैला था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मेजर स्लो डाउन आया था, तो वो वैसे एक तरह के, आप कह लो कि एक तरह का डिजास्टर टाइप की चीज़ थी कि बीमारी के कारण बहुत सारे देशों को अपनी इकोनॉमी को रोकना पड़ा एक तरह से, है ना, शट डाउन करना पड़ा। तो उसके कारण भी एक आप कह सकते हो। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लो जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं दुनिया भर में, वहाँ पर स्लो डाउन आ गया, तो बाकी जो छोटी बड़ी कंट्री हैं जितनी भी हैं उन पे भी उनका इम्पैक्ट करता है। तो एक तरह से वो ग्लोबल स्लो डाउन में या ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन में भी बदल जाता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न कह देते हैं इसको। इन मेजर ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे कि मैंने बताया, कैन अफेक्ट दिस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ लीडिंग टू रिड्यूस डिमांड इन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कौन कौन सी इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। फिर एक और ऑप्शन हो जाता है सप्लाई चेन डिस्रप्शन हो जाता है। मान लो नेचुरल डिजास्टर हो गया। नेचुरल डिजास्टर ये बेस्ट एग्जांपल है जो कोविड वाला है। नेचुरल डिजास्टर हो गया या फिर पेंडेमिक हो गया। तो पेंडेमिक के केस में आ जाता है कोविड एग्जांपल, कोरोना वायरस। तो उसके कारण में क्या होता है कि सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो जाती है। जो मैन्युफैक्चरर है ओवरऑल वर्ल्ड में, वो मैन्युफैक्चरर सप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने भाई शट डाउन ही कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि बीमारी फैल गई है। ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं जो कि ओवरऑल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाती है और
ये रिसेशन आ जाता है, ओवरऑल वर्ल्ड में भी आ जाता है और कई बार एक कंट्री पे भी आ जाता है पर्टिकुलर। स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक टू ओवरकम रिसेशन, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी पे फोकस किया जा सकता है सबसे पहले। लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट, भाई आपने जो लोन देना है उस पर इंटरेस्ट रेट आपने घटा दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट चाहे बिजनेस हुए या फिर कंज्यूमर्स हुए वो बोरो करने लगेंगे, उसके बेस पे वो चीज़ों को खरीदने लगेंगे, है ना। और बिजनेसेस होंगे, लोन लेंगे, नए बिजनेस शुरू करेंगे, तो ये चीज़ भी इकोनॉमी एक्टिविटी को बढ़ावा देती है, तो उससे वापस रिटर्न आ जाती है पटरी पे। क्वांटिटेटिव ईजिंग, सेंट्रल बैंक्स कैन परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अदर फाइनेंशियल एसेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कई बार ऐसा भी होता है कि सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस करती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंटर जो कि है फिस्कल पॉलिसी। उसमें क्या किया जाता है? इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पब्लिक सर्विसेज, सोशल प्रोग्राम टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रिएट जॉब्स, ठीक है। वो ओवरऑल फोकस उसका क्रिएशन ऑफ जॉब में होता है, जिसमें वो लोग इकोनॉमी में पैसे पंप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लाके। सड़क बना रहे हैं, कोई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बना रहे हैं, एजुकेशन स्कूल वगैरह बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके। फिर दूसरी चीज़ एक और आ जाती है जो कि नेक्स्ट थिंग है इसी के अंदर फिस्कल पॉलिसी में, टैक्स कट एंड रिबेट। टैक्स को छूट दे दिया जाता है। अभी रिसेंट में कुछ हुआ है टैक्स रिलेटेड, जरूर कमेंट बॉक्स में पिंग करें। रिड्यूसिंग टैक्सेस फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस कैन इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम, है ना भाई। लोगों के पास थोड़ा सा बचत बढ़ जाएगा, मान लो कितना भी परसेंट कुछ कम हुआ टैक्स, तो थोड़ा बहुत कुछ हज़ार तो बच जाएगा, जिसकी जितनी सैलरी उसके हिसाब से उसकी बचत होने लगेगी। एंड इंसेंटिवाइज द स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो इससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड सोशल सेफ्टी नेट्स। बहुत बार क्या होता है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेरोज़गारी भत्ता देती है, आपने सुना होगा बेरोज़गारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें, तो वो चीज़ हो जाती है। सोशल सेफ्टी नेट हो जाता है, कई बार अलग अलग सब्सिडी स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं, जिसमें भी लोगों को जो बैकवर्ड लोग हैं या फिर फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस हैं उनको मदद मिलती है। फिर आता है टारगेटेड स्टिमुलस पैकेज, जो कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट एक अनाउंस करती है, जिससे स्पेसिफिकली इंडस्ट्री को फोकस किया जाता है। जैसे कि हम मेंशन है स्पेसिफिक इंडस्ट्री एड फॉर प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट द स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल टूरिज्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो इनको स्टिमुलस पैकेज से अलग से नहीं कर दिया। अभी रिसेंट में PLI स्कीम्स वगैरह आई हैं, तो जरूर बताएं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को PLI स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है कमेंट बॉक्स में। कैन हेल्प टू रिकवर द प्रिवेंट फर्दर जॉब्स लॉसेस ऑल्सो। स्मॉल बिजनेस सपोर्ट, SME सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हैं, लो इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, उनको सब्सिडीज़ दे सकते हैं ताकि वो बिज़नेस ग्रो कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स बढ़ें और लोगों के पास भी पैसा आने लगे और बिज़नेस भी फल फूलने लगें। फिर आता है रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, ईजी रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, तो उसमें ओवरऑल फटाफट कोई बिजनेस है वो फटाफट अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर ले, उसको भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ मेंशन है टेम्परेली ईजिंग दी सर्टेन रेगुलेशन कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन बिजनेसेस एंड इंकरेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। मान लो मेरे को या आपको किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी पॉलिसी बना दी, फटाफट आपका काम हो गया और आपने सारे सर्टिफिकेशन आपके पूरे हो गए और आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, है ना। तो उससे क्या होता है कि ईजी हो जाता है, फटाफट नई नई कंपनीज भी आने लगती हैं, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आने लगती है, तो ये सारी चीज़ें प्रमोट करती हैं ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को। प्रमोट इनोवेशन, R&D किया जा सकता है, ठीक है। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू दी रिसर्च ग्रांट्स दी सपोर्ट टू स्टार्टअप कैन ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें R&D में एक अलग से पैसा देना पड़ता है, जिसमें जो बड़े बड़े हमारे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल IIT IIMs हो गए, यहाँ पर रिसर्च होंगी और नई नई टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाएंगी जिसमें नए नए बिजनेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं, तो ये सारी भी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट पे जो कि है ट्रेड पॉलिसीज़ प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल भी फॉलो किया जा सकता है इफ़ सम इकोनॉमी वांट्स टू फॉलो। सो उसे क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी दैट प्रमोट्स द एक्सपोर्ट, रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स, कैन हेल्प द बूस्ट इकोनॉमी एंड क्रिएट जॉब्स। ऑल्सो द FTAs आर ऑल्सो अनदर ऑप्शंस। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई बार होता है कि कई कंट्रीज़ एक दूसरे के बीच में कर लेती हैं नेगोशिएशन ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कि हम मेंशन ही है एंगेजिंग इन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज़ कैन ओपन अ न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस ऑल्सो। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, PPP मॉडल, ये आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा। इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में पार्टनरशिप करते हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू कुछ नया निकल के आता है, जिससे एक अच्छी इकोनॉमी चल पाती है। इंकरेजिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड अदर इनिशिएटिव कैन लीवरेज द प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। बहुत बार आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर में क्या होता है, कई सारी
जो गवर्नमेंट की कंपनी उनको ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जाता है। मे बी सिक्योरिटी रीज़न एक हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पार्ट पुर्जे हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो भी प्राइवेट सेक्टर को भी दी जा सकती है बनाने में, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। दीज आर सम ऑफ द की पॉइंटर्स जो कि हेल्प करते हैं रिसेशन से बाहर आने में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी इसके बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।